हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो बाकी तो हमने पहले लेक्चर में जो बात करी थी ग्रेविटेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे ग्रेविटेशन के बारे में। और आज हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। बाकी जो भी क्वेश्चंस थोड़ी बहुत बचे उनको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में आगे बढ़ेंगे हमारे पास आज की डेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज हमारे पास सबसे पहले उस दिन का रिपीट कर ले थोड़ा सा क्वेश्चन जो था हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेसिक सा कि अगर दो मास बॉडीज है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कितनी होगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। बाकी इसके बारे में सब कुछ बताया था हम लोगों ने, तो बेसिक टर्म्स सबको याद होंगी। और क्वेश्चंस किए थे थोड़े बहुत कि किसी बॉडी के ऊपर, जैसे कोई भी बॉडी थी हमारे पास, कोई ट्राइंगल स्क्वायर बनाए थे हम लोगों ने, कोई भी जनरल बॉडी थी ऐसे करके 3 मास बॉडीज रखी थी वर्टिसेस के ऊपर, पॉइंट मासेस रखे थे। इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स निकालनी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी तो वो कैलकुलेट करना सीखा था हम लोगों ने, वो कैलकुलेट करना सीखा था हम लोगों ने। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, कुछ इस तरह क्वेश्चन हो जैसे एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे मासेस रख दिए हम लोगों ने, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पे मासेस रख दिए हम लोगों ने। अब मैं इसके सेंटर पे, इन सब के मासेस के, इसके ट्राइंगल के सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछूं, ट्राइंगल के सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स पूछ रहा हूं। इन सब मासेस को हम इक्वल ले लेते हैं, इधर m मान लिया, इधर m मान लिया, इधर m मान लिया। इधर कोई मास रखा जा सकता है, मैंने मान लो m0 मान लिया। m0 मैंने उस दिन बताया था टेस्ट मास मान सकते हैं हम लोग। ये जनरल कोई भी यूनिट मास रखा है सेंटर पे दिया जा सकता है। तुम्हारे पास जनरल लिया जा सकता है कि स्मॉल m का मास यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ अलग अलग मास, यहाँ पे कुछ मास से रखें, सेम ही मास होने चाहिए, ये मास और ये मास सेम देके रखें। तो बोला सेंटर के ऊपर फोर्स निकाल के बता दो कितनी आएगी। पहले एक थोड़ा सा डेरिव करते हैं कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएंगी, फिर बाकी मैं तुम्हारे को शॉर्टकट बताऊंगा कि इससे याद रखना हमारे को इस चीज को। अब सेंटर के ऊपर फोर्स निकालनी, मेरे को सेंटर के ऊपर फोर्स निकाल के बतानी है। ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं फोर्सेस किस किस तरह से आएंगे, हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें कैपिटल F सेंटर O पॉइंट पे निकालना है। यहाँ पे इसको O नाम दे लेना, इसको सेंटर O पे फोर्स निकालनी है हमारे पास, सेंटर O पे फोर्स निकालनी है। ठीक है, इस मास की वजह से पहले डिस्टेंस बनाते हैं सेंटर पे एकदम, ये ट्राइंगल के यहां तक बनाया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आ गया हमारे पास। इस मास की वजह से इस मास के ऊपर अंदर वाली साइड को फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इस मास की वजह से इस साइड को फोर्स बना दी, इस मास की वजह से इस वाली डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स बना दी हम लोगों ने। ठीक है, अब हमारे को पता है कि सेंटर के ऊपर रखा है ट्राइंगल के, ये वाला मास सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये वाले सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये मास तो सेम ही है, तो ये वाली भी F फोर्स आएगी, ये भी F फोर्स आएगी, और ये वाली कितनी आएगी हमारे पास, F फोर्स आएगी। तीनों फोर्सेस तो सेम ही आएंगे हमारे पास, तीनों फोर्सेस सेम आएंगे हमारे पास। ठीक है जी, तीनों फोर्सेस बनाया मैंने, ये बना दिया यहाँ पे, ये F फोर्स है, ये F फोर्स है हमारे पास, और ये F फोर्स है। ठीक है, ये F फोर्स है, ये फोर्स, और ये वाली भी F फोर्स है हमारे पास। ठीक है बोलना। अब ये F है, ये F है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल का हमारे पास, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, हमने बोला था ये साइड A है, ये वाली साइड A है, और ये वाली भी साइड A है हमारे पास। तो हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल का ये एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है हमारे पास। तो ये 60 हो गया, तो ये तो हाफ बाइसेक्ट करके जा रहा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, अंदर वाला एंगल आ गया। नीचे वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल बना देते हैं यहाँ पे, ये सारे एंगल, ये 30 का होगा, तो ये वाला 30 का, ये वाला 30 का। ठीक है, ये वाला 30 का, ये वाला 30 का, ये कितने का एंगल हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 30 है, ये वाला 30 है, ये वाला कितने का आ जाएगा हमारे पास। तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए तुम्हारे पास, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 30 प्लस 30 60 हो गया, 60 180 से माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितने आ गए तुम्हारे पास, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ गया तुम्हारे पास, 120 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल बना देते हैं हम लोग, ये एंगल बना दिया मैंने, 120 डिग्री का एंगल आ गया। ये एंगल कितने का मेरे पास, 120 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखो एक F फोर्स है, एक F फोर्स है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तुम्हारे पास, एंगल 120 डिग्री का है। अगर तुम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने चाहोगे, वही जो पुराना मेथड था एफ नेट वाला, रिजल्टेंट निकालना हो इन दोनों का, एफ नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस फोर्स स्क्वायर करके, जो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एफ इंटू कॉज ऑफ 120 डिग्री। अभी एक बार बता रहा हूं मैं इसमें इसका, नहीं तो हम डायरेक्ट ही करते,
कि जैसे ये फोर्स है, इसका रिजल्टेंट चेक करेंगे। वो ऑब्वियस है इस फोर्स की डायरेक्शन के नीचे वाली साइड को आ जाता है हमारे पास, रिजल्टेंट कैंसिल करेंगे हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। पर थोड़ा सा डिटेल में एक बार बता देते हैं कि रिजल्टेंट आएगा कैसे। यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ एफ स्क्वायर 2ff इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है, अब देखो क्वाड्रेंट बना लिया हम लोगों ने, कॉस 120 डिग्री फाइंड आउट करना हमारे पास, कॉस 120 डिग्री ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आया 120 डिग्री, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ जाएगा 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, इसको लिख लेना कॉस ऑफ, कैसे कर सकते हैं हम लोग, 180 माइनस ऑफ 120 चाहिए हमारे को, कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री कर लो। अब जिसको तो याद है तो बड़ी अच्छी बात है कि कॉस 120 डिग्री याद हो तो आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन हमारे पास। अब जिसको नहीं पता उसको तो करना पड़ेगा, 180 माइनस 60 करना पड़ेगा। 180 माइनस ऑफ 180 माइनस आ रहा है ये होती है तुम्हारे पास 180 डिग्री वाली लाइन, 180 से माइनस चले गए, तुम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे साइन और को सिकेंड पॉजिटिव होते हैं, कॉस तुम्हारे पास नेगेटिव हो गया तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री निकालो, कॉस 60 तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 आ गया, तो आंसर आ गया -1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो एफ स्क्वेयर ये आ गया 2f स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया 2f स्क्वेयर माइनस ऑफ 2f स्क्वेयर, यहाँ बचा cos 120 आ रहा है -1/2, ये मैंने लिख दिया -1/2 इंटू 2f स्क्वेयर भी था हमारे पास, 2f स्क्वेयर इंटू 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल किया, 2f स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर, तुम्हारे पास एफ स्क्वेयर बचेगा तो एफ नेट किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर। अब ये हमारे को डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम जा ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और नीट में हमारे पास, तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं जा सकते हमारे पास। अभी के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, एफ और एफ है तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, नीचे वाली साइड को एफ आ गया। तो रिजल्टेंट, अब दो फोर्सेज है, हमें पता है रिजल्टेंट क्या पे आएगा, एकदम इनके सेंटर पे आएगा, इन दोनों फोर्सेज के सेंटर में आगे, एक एफ ये आगे एक एफ ये, तो एक दूसरे कैंसिल करेंगे। नेट जो आएगा हमारे पास, एफ नेट जो आएगा रिजल्टेंट, एफ नेट जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। ये जो एफ नेट लिखा हम लोगों ने, ये इन दोनों का एफ नेट लिखा था, इन दोनों फोर्सेज का एफ नेट लिखा था, ये जो है टोटल एफ नेट कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमने डायरेक्ट याद करना है, कैसे याद करेंगे, अगर फिगर हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक जैसे कि अब यहाँ पे देखो वाला, इसको अगर कट कर दूं, इसको पहले सबने नोट कर लेना, यहाँ तक नोट कर लेंगे, अभी खराब करेंगे हम डायग्राम को इसको। अभी यहाँ पे है 3 मासेस है हमारे पास, मैंने इसको सिमेट्रिकली ऐसे कट कर दिया, ये सिमेट्रिकल कट हो गया, तो मैं इस लाइन के इधर देख रहा हूँ, यहाँ पे मास एम है, यहाँ पे मास एम है, तो अगर मैं सिमेट्रिक देखा करूंगा, अगर फिगर सिमेट्रिक है हमारे पास और मासेस सेम है तभी देखना, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2m है यहाँ m है तब भी तुम 0 कर दो, यहाँ m है यहाँ पे m है यहाँ पे m है, सिमेट्रिकल कट किया, सेंटर फोर्स कितनी आ जाएगा करेगी, 0 सीधा। कैसे याद रखेंगे, एफ नेट के यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 0 आ जाएगा, ऐसे करके था। और भी देख सकते हैं इसमें, कल उस दिन स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, ये जैसे मान लो कुछ भी है हमारे पास, ये रेक्टेंगल या फिर ये अभी रेक्टेंगल मान लिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हर कोने पे मास m और m रखा हुआ है, सेंटर पे फोर्स निकालनी 0, कुछ नहीं सोचना है, कोई फालतू को वो नहीं, इस कैलकुलेशन में जाएंगे सीधा एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू सीधा डायरेक्ट 0 बोलेंगे। कैसे, सिमेट्रिक फिगर है जी बोलना, इधर मास m इधर मास m इधर मास m है, सब देखो सिमेट्रिक्स आएगा बोलना, एफ नेट 0 आ जाएगा। करना हो तो 1 सेकंड लगेगा, देखो इस मास की वजह से फोर्स इस साइड को, इस मास की वजह से यहाँ को, इस मास की वजह से इस वाली साइड को, इसकी मास के इस वाली मास की वजह से इसकी साइड को, तो एट द एंड क्या होंगे, फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, एफ नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं इसको। ये ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, वैसे तुम हेक्सागन में देख सकते हो, मान लो हेक्सागन बना दिया मैंने ऐसे करके, ये हेक्सागन के मासेस है, पॉइंट मासेस, यहाँ पे ये वर्ट इसके हर कॉर्नर पे मास रख दिए, इक्वल मासेस, m m m m m रख रहे हैं, mm सेंटर पे निकालने को बोल रहे हैं फोर्स हमारे पास, यहाँ पे सेंटर फोर्स निकालनी है, तो ऑब्वियस है कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ नेट 0 आने वाला है, एफ नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो सिमेट्रिक फिगर ऐसे ऐसे देख सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर कर लिया, हेक्सागन हो गया हमारे पास, ऐसे ऐसे फिगर्स देख लेने जिनके सेंटर पे डायरेक्ट याद करना सबने, 0 आएगा। कोई गलती से ऐसे नहीं करेगा कि जैसे मान लिया, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लेना कि अगर ऐसे दिया हो तुम्हारे पास, कोई ऐसे नहीं सोचने लगेगा यहाँ पे मास है, मैं यहाँ मास रख देते कुछ, यहाँ पे ऐसे रख देते मास, यहाँ मैंने 2m रख दिया, यहाँ मैंने m रखा, यहाँ मैंने m रख दिया। अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि सेंटर पे दोबारा से सर फोर्स 0, नहीं ऐसा नहीं होता है, एफ नेट यहाँ पे 0 नहीं होगी, क्यों, सिमेट्रिक सा फिगर नहीं बन रहा बोलना, यहाँ पे 2m रखा, यहाँ m है, यहाँ पे m है, सिमेट्रिक नहीं है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना बातों का जो भी आएंगे मेरे पास, कि एफ नेट यहाँ पे ऐसे 0 नहीं कर देना यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आए पॉइंट मासेस या सिमेट्रिक बॉडीज की वजह से,
अगर अनसिमेट्रिक हो तो बोलना, अगर अनसिमेट्रिक हो तो। अनसिमेट्रिक जैसे अनसिमेट्रिक में मान लो जैसे बात करते हैं तो हम टॉपिक लिखना हो तो कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस बॉडीज की वजह से, कॉन्टिन्यूस बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, कॉन्टिन्यूस बॉडीज की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं हमारे पास। मान लीजिए सबसे पहले अगर मैं एक यूनिफॉर्म रॉड की बात करता हूँ, मान लो यूनिफॉर्म रॉड पे बात करते हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड है तुम्हारे पास, एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसके एक्सियल पॉइंट पे, उसके एक्सियल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। ये रॉड बनाई मैंने, ये एक पतली सी रॉड बना दी हम लोगों ने, एक पतली एक रॉड ली, इसका रॉड का मास m और लेंथ l ले ली, इस रॉड की मास m लेंथ l ले ली। इस रॉड से कुछ एक्सियल पॉइंट पे कुछ दूरी पे एक छोटा सा मास या यूनिट मास स्मॉल m रख दिया। इस रॉड का मास कैपिटल M लिया, लेंथ l ली, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से लेके ये मैंने मान लिया तो x, तो यहाँ पे हम लोगों ने d डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो d डिस्टेंस मान लिया, और यहाँ पे इस रॉड की लेंथ मेरे पास देके रखी थी, l देके रखी है, ठीक है बोलना। तो इसका थोड़ा सा टफ क्यों सर बोलना, इसका टफ क्यों, हमारे पास स्मॉल मास की तरह क्यों नहीं कर लेते हम लोग कि डायरेक्ट कर लेते हैं, ये वाली मास बॉडी है, एक मास बॉडी है, ये दोनों आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, F = gm1m2m/r²। तो मैंने पहले मना किया था कि वैसे नहीं होता हमारे पास, जो भी न्यूटन का लॉ था हमारे पास, जो भी न्यूटन का लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए था हमारे पास। और इसमें देखना जब कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब हमारे पास केसी अलग बनेगा, हमारे पास केसी अलग बनेगा। अब देखो मान लो, जैसे सोचना ध्यान से, अगर मान लो इधर है, ये पूरी की पूरी रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मैं इधर से देख रहा हूँ, इस वाले एंड से मैंने छोटा सा मास देखा, यहाँ से ये छोटा सा मास लिया, इस छोटे से मास की वजह से इस पॉइंट पे, इस छोटे की मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन को आएगी, हाँ जी बोलना, इस डायरेक्शन को आएगी, इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर वाली साइड को, ठीक है। मैंने देखा, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे कट करता डीएम मास तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो आती, यहाँ पे कुछ डीएम मास कट करता, यहाँ से डीएम मास लेता तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी यहीं को आती, पर अब क्या हुआ है, डीएम इस छोटे से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ को आ तो रही है, पर इस वाले मास की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, क्यों, डिस्टेंस बढ़ गया जी, यहाँ पे डिस्टेंस कम था और यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, इनवर्स का रिलेशन था, इनवर्स का क्या था हमारे पास, रिलेशन था हमारे पास। अगर पॉइंट मास बनाया मैंने यहाँ पे तो आर बढ़ा हमारे पास, आर डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स कम हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि जी सीधा मास ले लिए इसको और सीधा कर देंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो देखो डायरेक्ट नीट में तो कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, नीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए हमारे को इसका बस। और एक्सियल वाले का पूछते हैं हमारे पास ज्यादातर, किसका, एक्सियल वाले का ज्यादा पूछ लेंगे नीट में। इस पे अलग अलग और भी है कि इसके इक्टोरियल पॉइंट पे निकालने को पूछा जा सकता है, और भी डेरिवेशंस हो सकती है हमारे पास नीट में सिर्फ एक्सियल वाली करवा रहे हैं तुम्हारे को सिलेबस के अकॉर्डिंग में। इस रॉड की वजह से इस वाले मास पे कितनी फोर्स होती है, F = G इंटू जो रॉड का मास है वो कैपिटल M, जो पॉइंट मास है स्मॉल m, पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये मैंने ले लिया d, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना वो आगे मेरे पास d + l, बस बात खत्म होगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आती है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। अगर किसी को डेरिवेशन करनी है, तो देखने ध्यान से, थोड़ा सा बता देता हूं कैसे करके करोगे, अप्रोच कैसे करोगे, जेई में करनी हो तो सही हो सकती है हमारे पास डेरिवेशन, अप्रोच कैसे करते हैं हम डेरिवेशन को देखना, थोड़ा सा मैं करवा देता हूं, अगर किसी को नहीं देखनी हो तो वो स्किप कर सकता है, फिर मैं करवा देता हूं, जेई वाले स्टूडेंट्स को चाहिए होती है डेरिवेशन की उनकी। अब देखना हम करवाते हैं इसको डेरिवेशन को। मान लिया ये रॉड में छोटा सा मास डीएम मान लिया, इस रॉड में छोटा सा मास मैंने डीएम माना, इसकी विड्थ मैंने मान ली dx, छोटा सा मास माना मैंने डीएम, विड्थ मानी मैंने इसकी dx, ठीक है जी बोलना। और यहां से लेके यहां तक लेंथ मान लो x है इसकी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मैंने मान ली x, कि x डिस्टेंस दूरी पे, इस मास से x डिस्टेंस दूरी पे छोटा सा डीएम मास काटा हम लोगों ने, विड्थ उसकी एकदम छोटी सी dx, और x लेंथ दूर है वो यहाँ पे, ठीक है। हम इस छोटे से मास की वजह से, इस छोटे की मास की वजह से उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, ठीक है, हमें तो आती। अब छोटा सा मास है, इस छोटे की मास की वजह से इस छोटे से
मास की वजह से यहाँ पे छोटी सी फोर्स आएगी, इस छोटे से मास की वजह से छोटी सी फोर्स आएगी, तो ये डीएफ फोर्स लिख दिया मैंने, डीएफ फोर्स लिख दिया हम लोगों ने। डीएफ फोर्स कितनी आएगी, डीएफ इज इक्वल टू जी, कितना मास लिया है, डीएम मास लिया, इनटू स्मॉल एम, यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से लेके वहां तक का डिस्टेंस है एक्स का स्क्वायर लिख दिया हमने, जी एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है बोलना। तो हमें तो टोटल फोर्स चाहिए, इस पूरी रॉड की वजह से टोटल फोर्स चाहिए वहां पे, तो मेरे को पता है मैं टोटल फोर्स लिखते तो एफ नेट लिख दिया मैंने, एफ नेट, या फिर इंटीग्रेशन करके लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिया एफ नेट। तो क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किया मैंने, इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेट किया मैंने। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बोलना, इंटीग्रेशन लिख देते पहले, जी इंटू ये स्मॉल एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, यहाँ से, ये पहला डिस्टेंस, ये यहाँ पे एक मास होगा, यहाँ से जैसे पीछे बताया था, यहाँ से मास, और लास्ट वाला मास यहाँ तक आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक, डी से लेके डी प्लस एल तक आ गई, कहाँ से कहाँ तक, डी से लेके डी प्लस एल तक आ गई इंटीग्रेशन। ठीक है जी बोलो, करते हैं इसको सॉल्व, जी इंटू एम इंटू डी एम बाई एक्स का स्क्वायर, डी से लेके डी प्लस एल तक। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मास डी एम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मास डी एम, इंटीग्रेशन तो ऐसे कर नहीं सकते हमारे पास, तो हमें सबसे पहले यूनिटरी मेथड से हमारे को चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को, कि इसको डीएम को डीएक्स की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है बोलना। अब यूनिटरी मेथड क्या बोलता है हमारे पास, देखो यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हर जगह बहुत जगह काम आता है हमारे पास, कि कोई एक क्वांटिटी दी दूसरी फॉर्म में, किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए होता है तो उस फॉर्म में यूज आता है हमारे पास। कैसे यूज करते हैं इसको, मान लिया अब गिवन क्या हमारे पास, देखो गिवन दिया एम मास की लेंथ एल देख के रखी है, क्या देख के रखा है, एम मास के लिए लेंथ एल देख के रखी है। ठीक है जी बोलो, एम मास के लिए लेंथ एल देख के रखी हुई है, मैंने कितना मास माना हुआ है, डीएम मास माना हुआ है, मैंने कितना मान माना हुआ है, डीएम मास माना हुआ है। एम मास के लिए एल लेंथ देख के रखी हुई है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एल लेंथ के लिए कितनी मास, मेरे को मास चाहिए डी एम, एल लेंथ के लिए कितना मास देख के रखा है, एम मास देख के रखा हुआ है, एल लेंथ के लिए कितना मास देख के रखा है, एम मास देख के रखा हुआ है। 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट का मतलब एल को नीचे ले जाओ सबसे पहले, 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास, एल बाय एम बाय एल आ जाएगी। 1 यूनिट लिखना हो 1 यूनिट लिख दिया, सीधा 1 लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डायरेक्ट 1 लिख देंगे तब भी ठीक है। हमें समझ आना चाहिए कि 1 यूनिट के लिए बात करें, 1 यूनिट के लिए कितना आ गया, एम बाई एल आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट के लिए बात कर ली। मेरे को इसके लिए चाहिए, मेरे को चाहिए dx के लिए, मेरे को चाहिए dx लेंथ के लिए, तो dx लेंथ के लिए देखो कितना मास आ जाएगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। ये मेरा मेथड हो गया यूनिटरी मेथड। अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, और भी मेथड होते हैं डीएम मास को dx की फॉर्म में लेके आने की। dx लेंथ के लिए कितना मास आएगा तुम्हारे पास, इतना मास आ जाएगा। किसके लिए, dx लेंथ के लिए, dx का लेंथ का देख लो, dx लेंथ का कितना मास लिया हम लोगों ने, dm मास लिया, तो dx लेंथ के लिए मास कितना आ गया, m बाई एल इंटू डी एक्स आ गया, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो मैं dm की जगह पुट कर लेता हूँ, dm की जगह पुट कर लेता हूँ, करते हैं हम लोग इंटीग्रेट, g इंटू स्मॉल m, dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, dx लेंथ के लिए मास कितना आ गया, m बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर आ गया। कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d प्लस एल तक आ जाएगा हमारे पास, d से लेके d प्लस एल तक आ जाएगा। देखना ये आया हमारे पास, g कॉमन, कांस्टेंट तो कॉमन, स्मॉल m मास कांस्टेंट बाहर आ गया, कैपिटल M टोटल पूरा मास तो कांस्टेंट है, कैपिटल M भी बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय L भी तुम लोगों ने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, अंदर क्या बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया हमारे पास। कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d प्लस एल तक आ गया, कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d प्लस एल तक आ गया। देखना यहीं पे कर देता हूँ मैं, ये अब इंटीग्रेट करना हम लोग, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन आनी चाहिए अब सबको, कि x की वो ऊपर लेके चले जाएंगे, ये इंटीग्रेशन आनी चाहिए सबको। मैं लिख देता हूँ g इंटू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय एल लिखा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर किए, x को ऊपर ले गए, x को ऊपर ले गए, x की पावर -2 हो गया, -2 प्लस 1, x की पावर -1 बचा, नीचे -1 लिख लेना। कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d प्लस एल तक लिख लिया, कहाँ से कहाँ तक, d से लेके d प्लस एल तक लिख लिया। और ये दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो d से लेके d प्लस एल तक लिखा मैंने। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, ये कितना आ गया हमारे पास, g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय l, -1 को इसको नीचे ले आते हैं, इसको लिख लिया मैंने 1 अपॉन x लिख लिया, l से d से लेके d प्लस एल तक आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब इतना तो करेंगे सारे, 1 अपॉन डी प्लस -1 अपॉन डी एल
-1/d आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/d। सॉल्व करना मैं कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। डेरिवेशंस थोड़ी सी लंबी चली जाती हैं, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया है। नीट में तो हमें कुछ नहीं इतना डेरिवेशन का चक्कर है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि रिजल्ट कैसे आया और कैसे यूज करना उसको। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि इतना फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, हमें वहां तक पहुंचना है। पर जेई में कभी बार क्या होता है, पूछ लेते हैं हमारे पास डेरिवेशन वगैरह का, तो था फिर अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है हमारे को क्वेश्चन में कभी बार। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये लिखा हम लोगों ने, जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय एल की लेंथ, अपर लिमिट पुट कर दे रहा हूं मैं, -1/d प्लस एल -1/स्मॉल d आ गया मेरे पास। ठीक है, g इंटू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल L, अपर ये 1/d हो गया, इसको मैंने लिख लिया 1/d, -1/d प्लस एल हो गया। g इंटू स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय एल, d इंटू डी प्लस एल आ गया। d प्लस एल माइनस ऑफ d कर देंगे तो d से d कैंसिल हो गया, ये l आ गया, l से l निकल गया, कैपिटल L ही था, l से l चला गया, हमारे पास रिजल्ट बच गया g इंटू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d इंटू डी प्लस एल इज अवर आंसर। वही सेम आंसर आया था, कोई जरूरत नहीं नीट वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को करने की, डायरेक्ट इसको याद करना, g इंटू कैपिटल M वाले ये पता होना चाहिए। डिस्टेंस d हमने कौन सा लिया, d प्लस एल कौन सा लिया हम लोगों ने। अगर तुमने जो भी यहाँ पे डिनोट जिससे भी किया होगा उससे भी याद कर सकते हो, उससे भी याद कर सकते हो। जैसे अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक x लिख लेते, यहाँ से यहाँ तक लेंथ l लिख लेते, तो हमारे पास x इंटू एक्स प्लस एल आ जाता। ठीक है, तो इतनी से करेंगे हम लोग। ऐसे इसके रॉड के इक्टोरियल वाले पॉइंट भी पूछ लेते हैं, अलग अलग चीज़ें पूछ लेते हैं हमारे पास। हमें बस इतना सा पता होना चाहिए जनरल सा किस में कैसे करते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेना जिसको चाहिए होगी डेरिवेशन। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। क्वेश्चन क्या हमारे पास बोला, दो मासेस देख के रखे तुम्हारे पास, एक मास एम ऐसे स्फेरिकल मास की हमारे पास, एक मास एम ऐसे, एक और मास है ऐसे करके एम, ये भी एम मास देख के रखा हुआ है। दोनों सेम मासेज है, दोनों का रेडियस भी सेम देख के रखा हुआ है, दोनों का रेडियस भी सेम देख के रखा हुआ है। ये ऐसे करके जुड़े हुए हैं हमारे पास, ये ऐसे करके जुड़े हुए हमारे पास। इनका मास m है, रेडियस r देख के रखा हुआ है, और ऑब्वियस है फिर इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं। एक पॉइंट से कांटेक्ट में हमारे पास, एक पॉइंट से कांटेक्ट में देख रखे हैं। इन दोनों मासेस की डेंसिटी भी सेम देख रखी है, क्या चीज़ देख रखी है, डेंसिटी भी सेम है, दोनों मासेस की डेंसिटी भी सेम देख के रखी हुई है। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच की फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन है तुम्हारे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। करो पहले ट्राई कर लो, फिर मैं करवा देता हूँ। कर ट्राई तो आंसर ज़रूर बताइएगा ऑप्शन में। अभी मैं करवा देता हूँ इसको, कैसे करेंगे हम लोग देखिएगा। हमारे पास डेंसिटी सेम देख रखी है और एफ ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी, बोलना अब गलती क्या हो जाती है बच्चे, देखते हैं कि ठीक है स्फेरिकल बॉडीज़ है हमारे पास, स्फेरिकल बॉडीज़ हैं, इन स्फेरिकल बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगी, तो ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट, तो फोर्स कितनी आ रही होगी, एफ इज इक्वल टू जी, इसका मास एम, दूसरे वाले का मास एम है हमारे पास, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज ये आर है, ये आर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर लिख लिया मैंने, कितना डिस्टेंस आ गया इनके बीच में। F इज इक्वल टू जी कैपिटल M M इंटू एम डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर आ गया, ये आ गया जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अब कुछ क्या करेंगे जल्दबाजी में, जी सर हमारा आंसर है F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक गलत है दिस रॉन्ग। यहाँ पे ऑब्वियस है कि इतना आसान क्वेश्चन दिया नहीं जाना था कि यहाँ पे सीधे से डायरेक्ट r का स्क्वायर आ जाता, हमारे पास F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाता। अब क्या होता है ना, मास भी हमारे पास रेडियस के साथ डिपेंड करता है, क्या बोल रहे हैं, मास भी हमारे पास रेडियस पे डिपेंड करता है। हाँ जी करता है, ऑब्वियस रेडियस बढ़ेगा मास बढ़ता है हमारे पास, अगर यूनिफॉर्म बॉडी की बात करें हमारे पास।
तो यूनिफॉर्म बॉडी में हमारे पास जैसे बोला मास रेडियस के साथ वेरी करता है हमारे पास, तो मास रेडियस के साथ कैसे वेरी करेगा, हमें डेंसिटी सेम बोला था, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा मेरे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाता, डेंसिटी दोनों में सेम है, अच्छा दोनों के मास सेम ही है हमारे पास, तो डेंसिटी भी दोनों की सेम, वॉल्यूम भी दोनों के सेम ही आएंगे, तो कितना आ जाता मास m इज इक्वल टू डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम आ जाता हमारे पास 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब आ जाता हमारे पास, तो यहां पे आ जाता आर का क्यूब। देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता, आर का क्यूब आ जाता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, यहां पुट कर दो, f इज इक्वल टू g इंटू m आया तो हमारे पास आर का क्यूब, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 4 इंटू आर का स्क्वायर कर दिया, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कांस्टेंट वैल्यू लिखी मैंने, क्योंकि वही चाहिए हमारे को एट द एंड, मैं यहाँ पे हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, यहाँ पे आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर की पावर 6, स्क्वायर माइनस ऑफ 6 कितना आ जा रहा है हमारे पास, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यहाँ पे ऊपर बच गया तुम्हारे पास r की पावर में 6, बाकी मैंने कांस्टेंट हटा दी, g भी हटा दिया और 4 भी हटा दिया, तो यहाँ पे बचा r की पावर 6 अपॉन r का स्क्वायर, ऊपर जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का 4, आंसर आ गया तुम्हारे पास, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी नीट लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, जेई में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो मास का रेडियस के साथ होता है कि मास के बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक ये कर लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। अब डेरिवेशंस नहीं करेंगे हम लोग, टाइम वेस्ट कम करेंगे, अब स्टूडेंट का जेई वालों का पेपर है, तो बच्चे चाहते हैं शॉर्ट में काम हो जाए, देखो किसी किसी को टॉपिक समझ नहीं होते हैं, किसी ने नहीं पढ़ाई की होती है पूरे साल, उम्मीदों में लास्ट में कुछ हेल्प मिल जाए, तो उम्मीदों में तो उम्मीदें पूरी कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा क्या है ना इसके हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देख लेते हैं, फिर इंटेंसिटी देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे समझते हैं, आसान तरीका क्या होता है, तो मैग्नेट होता है ना हमारे पास, कोई मैग्नेट है हमारे पास, जनरल से मैंने मैग्नेट लिख लिया, मेरे पास मैग्नेट है कोई, तो मैग्नेट में तुम लोगों ने बचपन से करते आ रहे हैं कि एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आओ, तो तुमने कहेगा किसी एक साइड से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, दूसरे वाले मैग्नेट को, या किसी भी आयरन को, मेटल को इसके पास लेके आओ, एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा अगर पास लेके आएंगे तो और कुछ डिस्टेंस पे लेके आएंगे तभी, कुछ डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, मतलब इस डिस्टेंस के आस पास आया तो उसको अट्रैक्ट कर लिया, इसके दूर रखा हुआ मेटल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके दूर रखा मेटल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, जैसे इसके थोड़ा सा पास ले आ रहे हैं, इधर जैसे इसकी रेंज में ले आ रहे हैं, कुछ रेंज बोला मैंने, इस रेंज में ले आ रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या हुआ, ये इसकी फील्ड होगी, कौन सी फील्ड होती है इसकी, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इसकी कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे पास, तो वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, बोला कोई भी प्लेनेट है तुम्हारे पास, कोई भी जनरल प्लेनेट है हमारे पास, या फिर कोई मास बॉडी, बोला ये कोई मास बॉडी मेरे पास, ये कोई मास बॉडी बोली मैंने, प्लेनेट भी क्या, एक मास बॉडी बोली, कैपिटल एम मास है, एक मास बॉडी होगी, तो इस मास बॉडी के आसपास इसकी एक फील्ड होती है, बोला इस आसपास क्या होती है, इसके आसपास इसकी एक फील्ड होती है हमारे पास, ऐसे करके इस फील्ड की कुछ रेंज होगी, बोला अगर हम किसी भी स्मॉल या किसी दूसरी स्मॉल मास बॉडी को, किसी भी दूसरी मास बॉडी को इसके पास लेके आएंगे, तो इसके ऊपर वो फील्ड क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, क्या करेगी, इसके ऊपर फील्ड एक फोर्स लगाएगी, तो थ्योरी में लिखवाऊंगा नहीं, तो बस समझा रहा हूँ कि कोई मास बॉडी उसके आसपास एक फील्ड होती है, तो अब फील्ड कैसे होगी, अगर किसी दूसरी मास बॉडी को यहाँ पे लेके आओगे, इसकी फील्ड में आसपास लेके आओगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, क्या लगेगी हमारे पास, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो फील्ड है, इस मास की जो फील्ड है, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके आसपास जो स्पेस होता है, स्पेस अराउंड द मास बॉडी, स्पेस अराउंड द मास बॉडी, किसी मास बॉडी के अराउंड में कोई स्पेस है जिसमें इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है इस मास बॉडी के द्वारा, तो वो क्या बोलते हैं हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी डेरिवेशन हमारे पास, डेफिनेशन है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की। नेक्स्ट आती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी माने वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल
फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास। सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैट में भी होंगी जाके, ठीक है। ध्यान सुनना कि ये ग्रेविटेशन एक ही चैप्टर नहीं हो जाता हमारे पास खत्म, सेम चीज़ें सेम डिट्टो चीज़ें पढ़ोगे तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी जाके, तो ध्यान से रखना इनको, यही सेम होगा हमारे पास, तो सेम ही तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास। फिर अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, इसको हम लोग ई वेक्टर से मैंने इसको डिनोट कर लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट कर लिया। आई से करना हो आई से कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ई से करना ई से कर लिया, आई से करना होगा आई से कर लिया हम लोगों ने, ई से किया हम लोगों ने। ई बोला ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बोला फोर्स पर यूनिट मास जो होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास क्या बताती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये तो बेसिक से डेफिनेशन बताइए अभी तक। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रही है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी पर यूनिट मास क्या बताएगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता देगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस हमारे पास कैसी क्वांटिटी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, फोर्स वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमारे पास। यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, फोर्स क्या थे न्यूटन पर मीटर लिख लेना, या फिर थोड़े से एलेबोरेट करके लिखना हो उसको खुद से लिख लेना। डायमेंशन फार्मूला लिखना सबने इसका, डायमेंशन फार्मूला लिखना। अब न्यूटन का याद है MLT -2 हो जाएगा, MLT -2 हो जाएगा तुम्हारे पास, MLT -2 न्यूटन का हो गया। ये आ गया मास आया, मास को केजी में तुम्हारे पास ऊपर ले गए तो ये तुम्हारे पास m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तुम्हारे पास, m0 LT -2, चेक कर लीजिएगा मैंने ठीक ही निकाले। ये मास था हमारे पास न्यूटन पर केजी लिखना था मैंने यहाँ पे, फोर्स मास है न्यूटन पर केजी लिख दिया मास को, ये हमने m ही लिख दिया था यहाँ पे, न्यूटन पर केजी, मास को ऊपर ले गया, m0 हो गया तुम्हारे पास, बाकी हमने ऐसे रख दिया m0 LT -2, डायमेंशन फार्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। बेसिक टर्म्स है तुम्हारे पास। अब देखो तो क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास हमारे पास क्या बता देगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता देगा। जैसे मान लो कि एक मास बॉडी है, मैंने मास बॉडी ली, इसके पास हमको एक पॉइंट सा मास रख दिया, मैंने छोटा सा मास रख दिया, इसको मैंने m0 बोल दिया। अगर एक छोटा सा मास m0 रख लिया, इसको m बोल दिया, इधर से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने स्मॉल r ले लिया, एक मास m लिया, ये r m0 लिया, इनके बीच में डिस्टेंस मैंने r ले लिया। अब देखना, अब इसकी वजह से फोर्स कहाँ को होती है इस पर, ये जोड़ा तुम लोगों ने सेंटर टू सेंटर, इसकी डायरेक्शन की फोर्स यहाँ को आती, इसमें फोर्स कहाँ को आती, इस साइड को फोर्स आती, ग्रेविटेशनल वाली फोर्स आती, इस साइड को फोर्स आती, ग्रेविटेशनल वाली फोर्स आती, कैपिटल F हमारे पास, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं सबसे पहले, F फोर्स जिस, अब देखना ध्यान से सुनना इस बात को कि ये वो फोर्स लग रही है F, ये जो फोर्स लग रही है F डिवाइडेड बाय जिस मास के ऊपर लग रही है उससे डिवाइड करते हैं हम, पर यूनिट मास जो लिख दिया उधर फॉर्मूले तो लिख दिया हम लोगों ने, पर समझने के लिए क्या होता है ढंग से समझना इसका, कि जो फोर्स लग रही है वो पर यूनिट किस मास के ऊपर लग रही है उस वाले को लिखा है m0, तो F बाय m0 करके E को लिख दिया तुम लोगों ने ऐसे करके। अब F की वैल्यू जितनी भी होती है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, G, ये m लिखा, ये m0 लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r का स्क्वायर इनटू m0 लिख लिया, m0 से m0 चला गया इज इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर, आंसर आ गया हमारे पास। E इतना मैग्नीट्यूड की वैल्यू लग रही होगी, कितना आंसर आया वहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो E इतना आ रहा है हमारे पास, Gm/r का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Gm/r का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास कितनी होगी, जल्दी जल्दी से आसान सा चीज हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास कितनी होगी हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास कितनी होगी हमारे पास, ड्यू टू पॉइंट मास कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, किसी पॉइंट मास की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, सेम ही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोई एक पॉइंट मास लिया, ये एक पॉइंट मास है हमारे पास, इसकी वजह से किसी जनरल पॉइंट P के ऊपर, किसी भी जनरल पॉइंट P के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई मास रखो, बस इसकी वजह से यहाँ पे कितनी आएगी, ये स्मॉल r डिस्टेंस ले ली मैंने, इस मास की वजह से P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेक करिएगा, E P पॉइंट पे लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड वाइज में कितनी आ जाएगी, G इंटू ये जो m है जिस मास की वजह से आ रही है यहाँ पे m/r का स्क्वायर, Gm/r का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी बोलना। अब वेक्टर क्वांटिटी लिखी हम लोगों ने, अब फोर्स की डायरेक्शन तो बना दी वहां पे, अगर मेरे पास E की डायरेक्शन पूछेंगे तो E की डायरेक्शन उस साइड को आएगी जिस साइड को फोर्स की डायरेक्शन आएगी,
ई की डायरेक्शन उसी साइड को आती है जहाँ को फोर्स की डायरेक्शन होती है। ई की डायरेक्शन वहीं को, ई की डायरेक्शन वहीं को सेम एज डायरेक्शन कहाँ होगी, सेम एज फोर्स, सेम एज जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी साइड को ई की डायरेक्शन होती है। तुमने बोलना यहाँ पे आपने हवा में कैसे बना दी ई की डायरेक्शन, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट मास था जी, यहाँ पे कोई टेस्ट मास रखा था, तो वहां पे सपोज कर लेना, वहां पे सोच लेना इमेजिनरी मास रखा और उधर से डायरेक्शन की साइड को बढ़ रही। तो किसी मास बॉडी की वजह से, किसी पॉइंट मास की वजह से, किसी पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम बाई आर का स्क्वायर आ जाती है। कितनी आ जाती है हमारे पास, ई इज इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास आ गई हमारे पास। अब जितने रिजल्ट तुम लोगों ने फोर्स में किए हैं, जितने क्वेश्चन तुम लोगों ने मैंने फोर्स में करवाए हैं, जैसे फोर्स में क्वेश्चन कराए थे सेम क्वेश्चन तुम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए कर लोगे। किसके लिए कर लोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए करोगे। सेम जैसे फोर्स में क्वेश्चंस किए थे, जैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने फोर्स में किए थे, वैसे हम लोगों ने ई में भी कर लेनी है। कैसे कैसे, बस वहां पे क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर था, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एम हट जाएगा, वो पॉइंट वन जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसको हटा देना। जैसे ये मासेज है, ये मास है और ये मास है हमारे पास, इस मास के ऊपर निकालनी है तो इसके ऊपर ई निकाल लो। कैसे बोलना, जो सर बोलना एफ की डायरेक्शन हुई तो ई की डायरेक्शन बोली आपने, ई तो यहाँ को ई की डायरेक्शन आ गई, एक यहाँ पे आ गया, एक इस साइड को डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। तो इन दोनों का रूट, उस दिन मैंने रिजल्टेंट तो बताया था कितना आ जाता है, शायद √3f बताया था उस दिन। ई नेट इज इक्वल टू कितना बताया मैंने, √3 इंटू एफ बताया था वहाँ पे, तो √3 इंटू ई आ गई मेरे पास, √3 इंटू ई आ गई। ई कैसे निकालोगे, इस मास की वजह से इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, जी इसका मास m डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं a हमारे पास, ये a आ गया, यहाँ से यहाँ तक भी a मान लेना, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मान ली मैंने, a डिस्टेंस है, तो जी एम बाई ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारे पास √3 जी एम बाई आर स्क्वायर। सेम डिट्टो क्वेश्चन 1 से 2 में करवा दूंगा, बाकी सेम डिट्टो क्वेश्चन कि किसी मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स जैसे लगाई थी वैसे इंटेंसिटी निकाली जाएगी हमारे पास। सेम तरीका वही है, वेक्टर की क्वांटिटी है, वेक्टर ही सम करना तुम लोगों ने। यहाँ पे मैंने वेक्टर सम किया, पिछले क्वेश्चन करवाया था, तो कोई टाइम वेस्ट ना करने की जरूरत है हमारे पास। तो फोर्स में जैसे निकालते हैं वैसे ही ई में निकाली जाती है हमारे पास चीजें। वहां पे बस एक मास एक्स्ट्रा आ जाता है, वहां पे कौन सा मास आता है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा मास आएगा, जिस मास के ऊपर तुम लोग निकाल रहे हो ना उसको नहीं लिखते, बस जिसकी वजह से निकाल रहे हैं उसको लिखा जाता है, जी एम बाई आर को। जिसकी वजह से निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पे ऊपर, उसको लिखा जाता है, ना कि जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसको नहीं लिखा जाता कभी भी। तो कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक न्यूटनशियल थ्योरम बचती है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में आगे बढ़ते हैं हमारे पास। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग सारी चीज़ें करेंगे कि हॉलोस्फीयर के अंदर फील्ड कितनी होगी, हॉलोस्फीयर के बाहर कितनी होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितनी होगी, अंदर बाहर कितनी होगी, रिंग की वजह से पढ़ेंगे हमारे पास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूटनशियल थ्योरम बचती है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वो बिल्कुल आसान सी है, ये हेल्प करेगी हमारे पास इंटेंसिटी में भी थोड़ी सी, इसको जानना भी जरूरी है हमारे पास। न्यूटन शेल थ्योरम क्या होती है हमारे पास, न्यूटन शेल थ्योरम क्या हमारे पास, तो नाम है थोड़ा सा बड़ा, ऐसे चीज़ आसान है, कुछ वो नहीं है हमारे पास टफ सी चीज़। तो क्या सबसे पहले मान लीजिए, मान लो केस नंबर 1 बनाया मैंने, इसका केस नंबर 1 बना रहा हूँ। एक हॉलोस्फीयर ले लिया मैंने, हॉलोस्फीयर बोल लो, शेल बोल लो, हमारे पास एक शेल लिया मैंने, हॉलोस्फीयर बोल सकते हैं या फिर शेल ले लिया। एक शेल लिया, इसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R लिया। एक शेल लिया, इसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R लिया। सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे हम लोगों ने एक स्मॉल m मास रख दिया, सेंटर से कुछ डिस्टेंस स्मॉल r पे मान लेता हूं मैं, स्मॉल m मास रख दिया हम लोगों ने। अभी हम बोल रहे हैं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल ऑफ r, मतलब जो पॉइंट है हमारे पास, जो पॉइंट मास रखा हम लोगों ने, ये छोटा सा मास रखा, ये आउटसाइड द स्फीयर रखा हम लोगों ने। क्या किया, आउटसाइड द स्फीयर लिखा। अब मैं बोल रहा हूं इस वाले स्फेरिकल बॉडी की वजह से, इस वाली स्फेरिकल बॉडी की वजह से इस स्मॉल m मास के ऊपर, इस स्मॉल m मास के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। तो देखो आसान तरीका क्या है इसको, ऐसे तो और डिटेल में करना होगा तो छोटे छोटे मास काट के बताया जा सकता है। अभी के लिए शॉर्टकट में क्या करेंगे, इस सारे के सारे शेल के मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया, सारे के सारे शेल मास को हम लोगों ने क्या किया, सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया। मान लो शेल मास को मैंने सेंटर पे कंसंट्रेट किया, तो यहाँ पे जैसे बन जाएगा कि कैपिटल M सेंटर पे कंसंट्रेट कर ली, यहाँ से फिर वही डिस्टेंस है स्मॉल r पे स्मॉल m रखा हुआ है, तो ये तो पॉइंट मासेस की तरह नहीं हो गया, पॉइंट मासेस की तरह हो गया हमारे पास। तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ जाएगी, F ऑफ G
इस मास के ऊपर कितनी आ रही है, जी, इस वाली साइड को बना देता हूं मैं, इनटू कैपिटल M इसका मास, स्मॉल m इसका मास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बस सिंपल, ये ग्रेविटेशन फोर्स आ गई। एक स्फेरिकल शेल की वजह से अगर पॉइंट मास बाहर पड़ा हो किसी डिस्टेंस r के ऊपर सेंटर से, तो कितनी ग्रेविटेशन फोर्स आती है हमारे पास, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। है बिल्कुल आसान सा है। क्या किया, इस मास को सारे के सारे को कहां पे कंसंट्रेट कर दिया, सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाली। सेकंड चीज देखते हैं इसमें। सेकंड चीज क्या हमारे पास, अगर हमारे पास हॉलोस्फीयर में, हॉलोस्फीयर की जगह हम लोगों ने क्या कह दिया, सॉलिड शेल ले लिया होता, ये सॉलिड शेल ले लिया मान लो मैं, अब हॉलोस्फीयर की जगह सॉलिड शेल ले लिया मैंने, सॉलिड शेल में इसका मास m ले लिया और रेडियस r ले लिया। सॉलिड शेल में, ये सॉलिड स्फीयर में, ये लिख दिया मैंने, सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, किसी को यहाँ दिखाई दे रहा हो, सॉलिड स्फीयर लिखा हम लोगों ने, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस r। कुछ डिस्टेंस दूरी पे हम लोगों ने, स्मॉल r डिस्टेंस पे स्मॉल m मास रख दिया। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m, कैपिटल R रेडियस, कुछ डिस्टेंस दूरी पे स्मॉल m मास रख दिया। सेम वही कंसेप्ट जैसा हॉलोस्फीयर के लिए कंसेप्ट, वैसे यहाँ पे क्या किया, इस सारे के सारे मास को हम लोगों ने सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, इस पूरे के पूरे मास को सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया। सेंटर पे कंसंट्रेट कर लिया तो सेम ऐसा डायग्राम आ जाएगा। सेम ऐसा डायग्राम आ गया तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं F ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्मॉल m पे ऊपर आएगी, इसी वाली डायरेक्शन को आएगी, इस वाली डायरेक्शन को कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स आ गई हमारे पास। इस वाले में सेम आया, इस वाले में हमारे पास सेम आ गया। तो शेल की वजह से भी आ गया, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी आ गया। अब देखते हैं केस नंबर थर्ड, इसमें शेल के अंदर कितना आएगा, इनसाइड द शेल देख लेते हैं। सेम इसी में जोड़ देते हैं हम लोग, इनसाइड द शेल कितना आ जाएगा, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल लिख लेना। तो इस मास को क्या किया, अंदर ले आया। अब क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ऊपर हम लोग ना स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R आ गया। तो इसमें कैसे बन जाएगा, ये स्फेरिकल शेल आया, इसका मास कैपिटल M ऐसे और रेडियस कैपिटल R, इसके मास यहां पे ले आए हम लोग, यहां पे रख दिया स्मॉल m को, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r रख दिया। तो अब देखो, अगर हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर कोई मास रख दिया जाए स्मॉल m, हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर रख दिया जाए स्मॉल m मास, तो उसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स, इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी हमारे पास, जीरो। तो ऐसे कैसे जीरो, रीजन क्या होगा हमारे पास, चलो छोटा सा रीजन देते हैं इसका, कैसा रीजन होगा हमारे पास। देखो हॉलो स्फेरिकल शेल है हमारे पास, ये बना लिया हम लोगों ने, हॉलो स्फेरिकल शेल बना दिया मैंने, ये हॉलो स्फेरिकल शेल बना दिया, यहाँ पे स्मॉल m मास रख दिया। अब इसको जैसे मर्जी काट लो, ऐसे काटना है ऐसे, या फिर ऐसे काटना होगा ऐसे। अब मैंने स्मॉल m मास को यहाँ पर रखा है, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस है हमारे पास और रेडियस उसका कैपिटल R है। मैंने ऐसे करके लाइन मारी, ये करी लाइन, ऐसे करके बाइसेक्ट कर दिया, इस स्फीयर को ऐसे सेक्शन में, इस स्फीयर को ऐसे सेक्शन में। अब देखो मान लेते हैं ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो पार्ट है, इसका मास मैंने m1 मास लिया और इस वाले का m2 मास ले लिया। इस वाले पार्ट का जो ये लेफ्ट में पार्ट है, इसका मास m1, राइट वाले का मास m2 ले लिया। इस वाले पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, देखो बाइसेक्ट करेंगे अगर बराबर सिमेट्रिकली में बाइसेक्ट करेगी, मैंने ऐसे करके बाइसेक्ट सिमेट्रिकली किया मैंने, तो ये डिस्टेंस ऐसे करके सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इसकी। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ जैसे आएगा, यहाँ जैसे आ गया, मैंने m1 लिख दिया यहाँ पे, कहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास मैंने m1 यहाँ पे लिख दिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जैसे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आ जाएगा m2 आ गया, है ना, ज़्यादा छोटा ना वर्ड्स, ये m1 लिखा, ये वाला m2 लिख दिया हम लोगों ने। मैंने इस वाले डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को r1 बोल दिया और इधर से आगे वाले डिस्टेंस को मैंने r2 बोल दिया, हम लोगों ने। तो देखो इस वाले मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स, इस वाले ये r डिस्टेंस है इनके बीच का पूरा, अब इस वाले मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स कहाँ को आ जाएगी, ये आगे नेट ग्रेविटेशन फोर्स है, इस वाली मास की वजह से कहाँ को आएगी, इस वाली साइड को आ जाएगी। तो ये आ गई, एक ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ को आ रही है, एक ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ को आ रही है। अब देखो ये वाला मास m1 है, ज्यादा मास है ऑब्वियस है, और ये वाला मास m2 है, कम मास है, पर डिस्टेंस देखो, इस वाले में डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, इस वाले में डिस्टेंस कम आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, नेट क्या आ जाता है हमारे पास, ये जो f है और ये जो f आती है एट द एंड बराबर ही आती है हमारे पास, डेरिवेशन करनी हो तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो f नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इसका एक रीजन है, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, हम छोटे छोटे मासेस करके कर सकते थे इसको। अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से कर दिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे किया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, डिस्टेंस देखा तो ज्यादा और कम,
तो एट द एंड क्या आएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका लास्ट केस सॉलिड स्फीयर के अंदर करना है, शेल के कर लिया बाहर, शेल के अंदर भी कर लिया, सॉलिड स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के अंदर करना होगा, अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर करना मास को, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लास्ट में देख लेते हैं, इस रीजन को मिटा देते हैं, यहीं पे कर देते हैं हम लोग ऐड, फिर सॉलिड स्फीयर के अंदर कर लेते हैं हम लोग। ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर बनाया हम लोगों ने, ये सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर के पॉइंट मास अंदर जैसे बना लिया, ये बना लिया पॉइंट मास, यहाँ पे ये आ गया स्मॉल आर डिस्टेंस, यहाँ पे रख दिया m, और इसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R। अब क्या किया, ये स्मॉल m है, अब अंदर पॉइंट बोला क्या हॉलो स्फीयर की तरह सेम आ जाएगा, नहीं अब नहीं हो जाएगा 0, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे तुमने इमेजिनरी स्फेरिकल स्फीयर बना दी मैंने इस करके, इस मास m के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो किसकी वजह से आती है, सिर्फ और सिर्फ जो अंदर वाला मास होता है, ये जो मैंने शेड कर दिया इस मास की वजह से आएगी, ये जो मैंने शेड पार्ट कर दिया इस मास की वजह से, जो अंदर शेड पार्ट है इस मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स आएगी इस डायरेक्शन को, अंदर वाली साइड को ही आएगी हमारे पास, अंदर वाली साइड को आएगी इतनी मास। अब देखो मैंने मान लिया इस अंदर वाले पार्ट का मास मैंने m डैश बोल दिया, इस अंदर वाले पार्ट का मास मैंने कितना बोल दिया, m डैश बोल दिया, बाहर वाले का कैपिटल M था, अंदर वाले ये रेडियस कितना था, बाहर वाला टोटल हमारे पास कैपिटल R था हमारे पास, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर ही है हमारे पास, पीछे पूरे पीछे सॉलिड स्फीयर था। अब हमारे को मेन दिक्कत क्या है कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्ट कैसे आएगा, एफ डी इज इक्वल टू जी इंटू जो अंदर वाला मास है वो यानी कि m डैश किसके ऊपर लग रही है, स्मॉल m के ऊपर, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज स्मॉल r का स्क्वायर लिख लिया, f इज इक्वल टू जी इंटू m डैश इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर कर लिया। अब बात है सारी इस मास को निकालने की, m डैश को कैसे निकालना, सेम बोलना, कल जो मेथड सिखाया यूनिटरी मेथड हमारे पास, जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा यूनिटरी मेथड, कैसे करेंगे। अब देखिए पूरे मास के लिए, पूरे इस वॉल्यूम के लिए कितना मास देकर रखा है, m मास देकर रखा, मतलब क्या हो गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के लिए कितना मास देकर रखा हुआ हमारे पास, कैपिटल M मास देकर रखा हुआ है। मेरे को किसके लिए निकालना, इसके लिए, तो पहले 1 यूनिट के लिए निकालो, 1 यूनिट के लिए इसको डिवाइड में ले जाओगे, मेरे को निकालना अंदर वाले के लिए, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब लिख लिया मैंने, तो इसका निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं m डिवाइडेड बाई, इसको नीचे डिवाइड में ले आए, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तुम लोगों ने, इस वाले को मल्टीप्लाई किया 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब कर दिया तुम लोगों ने। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कितना मास आ गया हमारे पास, इतने से वॉल्यूम के लिए कितना मास आ रहा है, m स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब, कितना मास आ गया इसका, m डैश कितना मास आ रहा है हमारे पास, कैपिटल M इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, m R क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पुट करते हैं तो देखो कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे m डैश की जगह पुट कर देना, m डैश की जगह पुट कर देते हैं, f इज इक्वल टू जी इंटू m डैश की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास कैपिटल M R का क्यूब इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर इंटू r का क्यूब आ जाएगा। ये r स्क्वायर r क्यूब से काट दो, एक जो भी चीज कटती है हमारे पास r स्क्वायर से कट जाएगा हमारे पास, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास एट द एंड, f इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M स्मॉल r डिवाइडेड बाय r का क्यूब, ये ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी उस स्मॉल m मास के ऊपर जब वो सॉलिड स्फीयर के अंदर रखा होगा, कितनी फोर्स लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी। तो बस इतना सा न्यूटन थ्योरम है हमारे पास, हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर के अंदर पॉइंट होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, बाहर पॉइंट होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, सॉलिड स्फीयर के बाहर पॉइंट होगा तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तब कितनी फोर्स आएगी, ये फोर्स आएगी हमारे पास सॉलिड स्फीयर वाले केस में, हमारे पास कितनी फोर्स आएगी, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R का क्यूब, ये फोर्स आएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट करना हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की सारी वैल्यूज करेंगे, हॉलो स्फीयर के अंदर कितनी होगी, हॉलो स्फीयर के बाहर कैसे होगी, बस सेम ही चीजें होंगी, वहां पे डेरिवेशन ऐसे होंगी हमारे पास, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे वहां पे, हॉलो स्फीयर में करेंगे, सॉलिड स्फीयर में करेंगे, रिंग के लिए करेंगे हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की चीजें करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, लेक्चर नंबर 3 में कर लेंगे ये चीजों को, अभी ज्यादा लंबा हो जा रहा है लेक्चर नहीं तो, ठीक है। और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, तो उसके एंड में हम लोग क्वेश्चंस और कर लेंगे, नीट के अलग कर लिया करेंगे, जेई के अलग कर लेंगे, 2 वीडियो सेपरेट से बना दी जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है, थैंक यू।